रूस, जिसे पेट्रोल पंप वाला देश कहा जाता है, अब इस हालत तक पहुंच गया है कि रूस पे पेट्रोल अब यूरोप और यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका से भी महंगा हो गया है। और ये आधिकारिक आंकड़े हैं। इसके अलावा रूस में एविएशन केरोसिन की कीमत कम से कम 60% बढ़ गई है और खुद क्रेमलिन को ना सिर्फ भारत और कजाकिस्तान से ईंधन खरीदना पड़ रहा है, बल्कि आज भी खरीदना पड़ रहा है। साथ ही रूस में तुर्की से पेट्रोल की पहली खेप प्राप्त की है और इससे पहले रूस ने मोरक्को से पेट्रोल की खेप प्राप्त की थी। और ये सब फिर भी रूस को उस ईंधन संकट से नहीं बचा पा रहा है जिसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। और ये सब यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं द्वारा पूरे रूस में तेल रिफाइनरियों पर सफल हमलों के बाद हो रहा है, जिनके बारे में पुतिन का कहना है कि इनसे कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ। आइए ताजा खबरों पर नजर डालते हैं कि कैसे पेट्रोल पंप वाला देश पूरी दुनिया में पेट्रोल के लिए भीख मांगने को मजबूर हो गया है। और ऐसा कैसे हुआ कि यूरोप को तो ठंड नहीं लगी, लेकिन रूसियों को पेट्रोल के लिए यूरोपीय और अमेरिकी लोगों से ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। मेरा नाम अलेक्सेई पिचिए है। आइए इस विषय पर मिलकर चर्चा करें। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। तो पेट्रोल पंप वाला देश लगता है खाली हो गया है। रूस में तुर्की से मोटर पेट्रोल की पहली टैंकर खेप प्राप्त की है। टैंकर वेंड्रिक्स, जो तुर्की के बंदरगाह मर्सिन में लगभग 2 लाख बैरल ईंधन से लदा था, 24 अगस्त को पहले ही रूसी बंदरगाह प्रिमोर्स्क पहुंच चुका है। फिर से ध्यान दिला दूं कि जहाज वेंड्रिक्स और खुद तुर्की का बंदरगाह मर्सिन यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, यूक्रेन और स्विट्जरलैंड की पाबंदियों के तहत है। गंदे रूसी संघ से संबंधों के कारण ये पेट्रोल की खेप जुलाई के अंत से रूस में पेट्रोल की 5वीं पुष्ट समुद्री खेप बन गई है और तुर्की से पहली सीधी खेप है। पिछले 1 महीने में रूस में समुद्री मार्ग से ईंधन का आयात कुल मिलाकर 1 मिलियन बैरल पेट्रोल से अधिक हो गया है। अब जैसा कि आप समझ सकते हैं, रूसी लोग पेट्रोल किसी से भी खरीद रहे हैं जो बेचने को तैयार है, चाहे किसी भी कीमत पर। जैसा कि पहले पता चला था, विक्रेता कीमतें बढ़ा रहे हैं अपने पेट्रोल पर, क्योंकि वे समझते हैं कि रूसियों के साथ व्यापार करना जोखिम भरा है, उन पर प्रतिबंध लग सकते हैं, इसलिए इन जोखिमों को कवर करना जरूरी है। और वे रूसियों के लिए काफी ऊंची कीमत लगा रहे हैं। और रूसियों ने छूट मांगी तो उन्हें कहा गया, सुनो, पसंद नहीं है तो यहां से निकल जाओ। ये भारत ने उन्हें जवाब दिया जब क्रेमलिन ने भारत से विनती करनी शुरू की कि कृपया हमें पेट्रोल की कीमतें कम करके दें। हमने तो आपको तेल छूट पर बेचा था। भारत कहता है, सुनिए, पसंद नहीं है तो मत खरीदिए, वैसे भी हम यूरोप में बेच देंगे, हमारे पास इस पेट्रोल के लिए बाजार है, बिल्कुल चले जाओ यहां से। इसलिए ये लो कीमत, इसी दाम पर खरीदो, पसंद नहीं है तो चले जाओ। और रूसियों ने क्या किया? बिल्कुल, उन्होंने ऊंचे दामों पर खरीद लिया, बस। और यह भी पता है कि 3 टैंकर पेट्रोल के भारतीय टर्मिनल ओडिनार पर लोड किए गए और मिस्र के तट के पास दूसरे जहाजों में ट्रांसफर किए गए। जुलाई के अंत में रूस में मोरक्को से पेट्रोल की एक और खेप आई। रूस कजाकिस्तान से भी ज्यादा पेट्रोल बेचने की गुहार लगा रहा है और अब तुर्की ने भी फैसला किया है कि वो भी रूसियों से कमाई करेगी। रूस में ईंधन संकट मई में तेज होने लगा था और जुलाई तक ये लगभग सभी क्षेत्रों में फैल गया। ये संकट कई तेल रिफाइनरियों के बंद होने का नतीजा है, जिन पर यूक्रेन की तरफ से ड्रोन हमले हुए थे। और अब घरेलू बाजार में ईंधन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए रूसी संघ की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, पेट्रोल की गुणवत्ता और मानकों की शर्तों को कई गुना कम कर दिया और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात शुरू कर दिया। लेकिन यह सब भी स्थिति नहीं संभाल पा रहा है। आधिकारिक रूप से रूस में एविएशन केरोसिन की कीमत तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन के लगातार हमलों के बीच ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। एविएशन फ्यूल की कीमत लगभग 1,22,000 रूबल प्रति टन तक पहुंच गई है। इस तरह इस साल की शुरुआत से इसमें 60% की बढ़ोतरी हुई है। जैसा कि आप समझ सकते हैं, रूस में तेल रिफाइनिंग कम होने और रिफाइनरियों पर हमलों के कारण एविएशन फ्यूल महंगा हो रहा है। 1 जुलाई से रूसी सरकार ने देश से एविएशन केरोसिन का निर्यात प्रतिबंधित कर दिया है। रूस में ऐसे रिफाइनरियों की संख्या जो एविएशन केरोसिन बनाती हैं, उन रिफाइनरियों की तुलना में काफी कम है जो ऑटोमोबाइल पेट्रोल और डीजल ईंधन बनाती हैं। सख्त विनिर्देशों के कारण एविएशन फ्यूल की आपूर्ति को आयात या गुणवत्ता में कमी करके बढ़ाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसी स्थिति में कोई भी समझदार देश ऐसे विमान को अपने यहां उतरने नहीं देगा।
यानी क्रेमलिन निश्चित रूप से एविएशन केरोसिन की गुणवत्ता घटा सकता है। ऐसा सोच सकते हैं कि इससे ज्यादा मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है और विमानों में किसी गंदे ईंधन को भर दिया जाए। लेकिन मैं फिर दोहराता हूं, वहां की समझदार देश कहेंगे नहीं नहीं नहीं, इस कबाड़ को हमारे यहाँ मत आने देना, नहीं नहीं नहीं, आप क्या कर रहे हैं। हवाई जहाज के ईंधन की एक विनिर्देश होती है, सिर्फ उसी तरह के ईंधन के साथ आप हमारे हवाई अड्डों पर उतर सकते हैं। हाँ, जैसा कि आप समझ सकते हैं, ये पेट्रोल रूसियों की गाड़ियों में डाला जा सकता है। सोचिए, यूरो 2 स्टैंडर्ड। उन्होंने नया यूरो 2 स्टैंडर्ड वाला पेट्रोल बनाना शुरू कर दिया है। समझदार लोग तो भूल चुके हैं कि ऐसा कोई स्टैंडर्ड कभी था भी। और अब विशेषज्ञों का अनुमान है कि रिफाइनरी में मरम्मत पूरी होने तक एविएशन फ्यूल की कीमतें बढ़ती रह सकती हैं। और इसका मतलब है कि रूस में तेल रिफाइनरियों पर हमले किसी भी हालत में नहीं रुकने चाहिए। रूसियों को इन संयंत्रों की मरम्मत करने का मौका नहीं देना चाहिए। इसी समय रूस, जो एक पेट्रोल पंप देश है, इस हालत तक पहुंच गया है कि रूस में सरकारी टेंडरों में ईंधन की कीमतें यूरोप से भी ज्यादा हो गई हैं। एक पल के लिए सोचिए, और इसमें अमेरिका भी शामिल है। मुद्दा यह है कि 7 अगस्त से रूसी संघ की सरकार ने अस्थायी रूप से ईंधन के सरकारी अनुबंधों की प्रारंभिक कीमत की गणना के विशेष नियम को रद्द कर दिया। सभी बजट संगठनों को आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पेश की जाने वाली वास्तविक कीमतों पर ईंधन खरीदने की अनुमति दे दी गई। यानी क्रेमलिन ने बस इतना कहा, सुनिए, अब आप लोग खुद ही संभालें, जितने में वे पेशकश कर रहे हैं उतने में ही खरीदिए। पहले मैं ये बताना चाहूंगा, ईंधन की खरीद कीमत एक विशेष फॉर्मूले के अनुसार तय की जाती थी, जो संघीय एकाधिकार विरोधी सेवा द्वारा प्रस्तावित की गई थी, ताकि संस्थान कृत्रिम रूप से खरीद की कीमतें ना बढ़ा सकें। अब उदाहरण के लिए उराल में बताया गया कि किसानों को अभी किसी भी कीमत पर ईंधन का भंडारण कर लेना चाहिए, क्योंकि पतझड़ में ईंधन और स्नेहक की स्थिति और भी खराब हो सकती है। ये अधिकारी खुद किसानों से कह रहे हैं, सुनिए, खरीद लीजिए, जैसा भी है पेट्रोल खरीद लीजिए। अगर कीमत आसमान छू रही है तो भी इसी पर खरीद लीजिए, क्योंकि आगे हालात और खराब होंगे, यानी पेट्रोल और कम हो जाएगा। इसके अलावा बाजार में अब ज्यादा सल्फर वाला पेट्रोल आएगा, जो इंजन को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। लेकिन पुतिन ने इसी गंदे पेट्रोल से कमी की भरपाई करने का फैसला किया है। आखिरकार, जैसा कि रोस्टैट लिखता है, कुछ क्षेत्रों में सरकारी संस्थान ईंधन को 2 से 3 गुना महंगे दाम पर खरीदने को तैयार हैं, जितनी उसकी कीमत है उससे बस कीमती पेट्रोल पाने के लिए। और यहां कुछ आंकड़े रूस स्टार्ट के हैं, यानी ये रूसी संघ की आधिकारिक सरकार के आधिकारिक आंकड़े हैं। मगादान क्षेत्र में एआई 92 पेट्रोल की औसत आधिकारिक कीमत प्रति लीटर 86.2 रूबल थी, लेकिन असली टेंडरों में इससे 3 गुना ज्यादा कीमत दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, टेंडरों में रूसियों को एआई 92 पेट्रोल 278 रूबल प्रति लीटर की कीमत पर खरीदने का प्रस्ताव दिया गया। क्रास्नोयार्स्क क्षेत्र में रोस्टैट डीजल ईंधन की औसत आधिकारिक कीमत 96.67 रूबल प्रति लीटर बताता है। लेकिन यह सब कागजों पर है। असल में यह अगस्त की सरकारी खरीद में दर्शाई गई कीमत से 2 से 2.5 गुना कम है। कब्जे वाले क्रीमिया में रोस्टैट के अनुसार अगस्त की शुरुआत में एआई 92 की औसत कीमत 163 रूबल प्रति लीटर थी। हालांकि सेवस्तोपोल प्रशासन को आधिकारिक तौर पर एआई 95 पेट्रोल 232 रूबल प्रति लीटर की दर से खरीदना पड़ा, और बच्चों के शिविर आर्टेक ने डीजल ईंधन आधिकारिक तौर पर 225 रूबल प्रति लीटर की दर से खरीदा। अंत में हम ये देख रहे हैं कि रूसवासी पेट्रोल के लिए यूरोपियों से ज्यादा कीमत चुका रहे हैं। असल में यूरोपीय संघ में एआई 95 पेट्रोल की औसत कीमत लगभग 186 रूबल प्रति लीटर है। सबसे सस्ता पेट्रोल माल्टा में है, वहां लगभग 130 रूबल है, और सबसे महंगा डेनमार्क में है, जहां लगभग 237 रूबल प्रति लीटर है। लेकिन यूरोपीय संघ में सबसे ऊंची कीमत भी कम है, उस कीमत से जो अभी रूस ने घोषित की गई है। मुझे यकीन है कि ये गंदे रूसी जो पेट्रोल पंप पर लाइन में खड़े हैं, उन्हें अब भी पूरा यकीन है कि इस सर्दी यूरोप उनके गैस और तेल के बिना जरूर जम जाएगा। और इसी बीच असल में धीरे धीरे तो वे खुद ही ठंड से जम रहे हैं। मैं याद दिला दूं कि अब तक यूक्रेनी ड्रोन हमलों में रूस के 33 में से कम 24 बड़े तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया गया है।
कुल मिलाकर तेल शोधन प्रतिष्ठानों पर लगभग 200 सफल हमले दर्ज किए गए हैं और इन हमलों की वजह से करीब 16 रिफाइनरियों को अपनी उत्पादन प्रक्रिया पूरी तरह या आंशिक रूप से रोकनी पड़ी है। इस तरह लगभग सभी प्रमुख कंपनियां जो रूस के यूरोपीय हिस्से और दक्षिण में स्थित हैं, हमलों की चपेट में आ गई हैं, जिसमें रियाजान, वोल्गोग्राद के कारखाने भी शामिल हैं, निजनी नोवगोरोद क्षेत्र, मॉस्को, पर्म, समारा, तुअप्से और अन्य क्षेत्रों में। और मैं याद दिला दूं कि जैसा कि आप जानते हैं, रूसियों पर प्रतिबंधों का कोई असर नहीं होता। आप तो जानते ही हैं, प्रतिबंध तो सिर्फ भलाई के लिए हैं। बस दिक्कत यह है कि जटिल तकनीकी हिस्सों की मरम्मत, आयातित उपकरण और विशेष एडिटिव्स की व्यवस्था में देरी हो रही है। कुछ बड़े कारखाने जैसे कि मॉस्को तेल रिफाइनरी गर्मियों के हमलों के बाद या ओर्स्क में स्थित कंपनियां कई महीनों से बंद पड़े हैं या मरम्मत के लिए रुके हुए हैं। और कुछ इकाइयों की मरम्मत का समय अधिकारियों और विशेषज्ञों द्वारा 6 महीने या उससे भी अधिक आंका गया है। और ये सब इसलिए है क्योंकि अब रूस तकनीकी रूप से उन्नत पश्चिमी बाजार से कट गया है। और आप जानते हैं, ऐसे जटिल उपकरणों को रूसियों के टेढ़े मेढ़े हाथों और हथौड़े से ठीक करना संभव नहीं है। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।